जिस हाईवे पर आप सफ़र करते हैं, जिस एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं, जिस बिजली से आपका घर रोशन होता है, ये सब बनाने में लाखों करोड़ रुपए लगते हैं। सवाल ये है, इतना पैसा आता कहाँ से है? और अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो आने वाले सालों में इससे कई गुना ज़्यादा पैसा चाहिए ही होगा। तो ये इंतज़ाम होगा कैसे? पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम अपने ऑपेड में यही रास्ता सुझाते हैं। 20 साल पहले भारत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल अपनाया था। पीपीपी यानी वो मॉडल जिसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाती हैं। इसी मॉडल ने भारत में एयरपोर्ट, हाईवे और बंदरगाहों जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति दी थी। लेकिन 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी और उसके बाद घरेलू सुस्ती ने कई प्रोजेक्ट्स को कर्ज के बोझ के तले दबा दिया। भरोसा घटा और सरकार ने निजी साझेदारी की जगह सार्वजनिक पूंजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। उस समय ये फैसला समझ में आता था, लेकिन लंबी अवधि में ये गलती साबित हुई। आज भारत की चुनौती पहले से कहीं बड़ी है। मार्च 2025 तक भारत के पास बनने वाले प्रोजेक्ट्स की संख्या 13,000 पार कर चुकी थी। इनकी कुल कीमत करीब 185 लाख करोड़ रुपए है। पर 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य के हिसाब से देखें तो ये ज़रूरत का बस एक छोटा सा हिस्सा है। साथ ही भारत को ग्रीन ट्रांजिशन यानी हरित बदलाव के लिए भी पैसा जुटाना है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें, ग्रीन हाइड्रोजन और जलवायु के अनुकूल शहर। एक अनुमान के मुताबिक 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पाने के लिए $20 ट्रिलियन से ज़्यादा का निवेश चाहिए होगा। नेट जीरो यानी वो हालत जहां हम जितनी कार्बन गैस छोड़ें उतनी वापस सोख भी लें। इतने बड़े बदलाव के लिए सिर्फ सरकारी पैसा काफ़ी नहीं होगा। भारत की बड़ी कंपनियां इनमें से कई प्रोजेक्ट्स बनाएंगी और चलाएंगी, लेकिन इतने बड़े निवेश का बोझ अकेले उनके बजट पर नहीं उठा सकते हम लोग। यानी भारत की असली चुनौती अब पैसे की कमी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से लगाने की है, उसके अरेंजमेंट की है। पहली पीढ़ी के ट्रिपल पी से सबक क्या है? सबक ये नहीं है कि साझेदारी नाकाम हुई, सबक ये है कि पैसे जुटाने का तरीका नाकाम हुआ। अब इसे ऐसे समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं 30 से 50 साल तक कमाई देती हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादातर ऐसे बैंक कर्ज से बनाया गया जिन्हें सिर्फ 7 से 10 साल में चुकाना था। यानी जब प्रोजेक्ट की कमाई सबसे ज़्यादा अनिश्चित थी, तभी कर्ज चुकाने का दबाव सबसे ज़्यादा था। 2008 के बाद कमाई घटी, लेकिन कर्ज वही रहा। इससे एनपीए बढ़े यानी नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स बढ़े और ट्रिपल पी मॉडल पर भरोसा टूट गया। एनपीए जैसे कि हमने बताया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो कर्ज जो वक्त पर ना चुकाया जाए और बैंक के डूबते पैसे में गिना जाने लगे, उसे कहते हैं एनपीए। कुल मिलाकर असल खामी बहुत सीधी थी। लंबी उम्र वाली परियोजनाएं छोटी उम्र वाले पैसे से बनाई गई। असली समस्या अब पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे के सही इस्तेमाल की है। आज दिक्कत ये नहीं है कि पैसा कम है, दिक्कत ये है कि सही पैसा सही जोखिम के साथ, माफ कीजिएगा, जोखिम के साथ प्रोजेक्ट के सही पड़ाव पर नहीं लग रहा। इसे यूँ समझिए कि किसी प्रोजेक्ट के अलग अलग दौर में अलग अलग तरह के पैसे की ज़रूरत होती है। शुरुआती जोखिम भरे दौर का बोझ उठाने के लिए सरकार से बेहतर कोई नहीं, जैसे प्रोजेक्ट की तैयारी, ज़मीन खरीदना और निर्माण करना। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट संभल जाए, सरकार का सीमित पैसा उसमें बंधा नहीं रहना चाहिए। फिर इसकी कमान और इसकी फंडिंग धीरे धीरे ऐसे निवेशकों के पास जानी चाहिए जिन्हें खुद भी लंबे समय तक टिकने वाली कमाई की दरकार होती है, ज़रूरत है। ये मौका बहुत बड़ा है। पेंशन फंड, बीमा कंपनियां और सॉवरेन वेल्थ फंड मिलकर $110 ट्रिलियन से ज़्यादा संभालते हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड यानी किसी देश की सरकार का अपना बड़ा निवेश का कोष। ऐसे इस पैसे का जो बड़ा हिस्सा ऐसी जगह तलाशता है जहां लंबे समय तक स्थिर और महंगाई से सुरक्षित कमाई मिले। भारत ने इसके लिए ज़रूरी बुनियादी चीज़ें बना भी ली हैं। INVIT यानी ऐसा निवेश ट्रस्ट जिसके लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जा सकता है। वहीं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने दुनिया भर के बड़े निवेशकों का पैसा खींचने की काबिलियत दिखाई है। बल्कि एक चीज़ की कमी है, एक ऐसा तरीका जिसमें सरकार और कंपनी और संस्थागत निवेशकों का जो पैसा है वो जोखिम घटने के साथ साथ एक दूसरे की जगह लेता रहे। यहीं से आता है सर्कुलर फाइनेंस का विचार। अब ये क्या है? सर्कुलर फाइनेंस यानी पैसे को एक ही जगह फंसाए रखने के बजाय उसे लगातार घुमाते रहना, चलाते रहना, इकोनॉमी आपकी रेगुलर फंक्शन करती रहे। यानी जैसे जैसे जोखिम घटे, निवेशक बदलते जाएं और पुरानी पूंजी नए प्रोजेक्ट में लगती रहे।
ये कुछ इस तरह काम करता है कि जैसे शुरुआत में निर्माण के दौर तक प्रोजेक्ट को सरकार और कंपनियां मिलकर पैसा दें। जैसे ही प्रोजेक्ट की कमाई स्थिर हो कि भाई आपको पता चल गया इतना पैसा अब आ रहा है, तब INVIT उसे खरीद ले, है ना। इससे सरकार और कंपनियों का जो पैसा है वो छूट जाएगा, जिसे वो नए प्रोजेक्ट में लगा सकेंगे। जोखिम और घटे तो महंगे बैंक कर्ज की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से ये पैसा, सस्ता पैसा लाया जाए और आखिर में इसे पेंशन फंड और बीमा कंपनियों के जैसे जो लंबे निवेशक हैं वो इसे संभालें। पर आज का इंतजाम अक्सर इसका उल्टा करता है। तो अब सुधार क्या है? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्ज की कीमत जोखिम के हिसाब से घटती बढ़ती रहे। आज होता यह है कि प्रोजेक्ट का जो जोखिम है वो खत्म होने के बाद भी बैंक निर्माण के दौर वाला महंगा ब्याज लेते रहते हैं। इससे कर्ज को सस्ता करने और पैसे को दोबारा घुमाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को फिर से मजबूत करना जरूरी है। ये चलते हुए प्रोजेक्ट और लंबे समय के बड़े निवेशकों के बीच एक पुल का काम करते हैं। बात सीधी सी है, किसी तैयार प्रोजेक्ट में हमेशा के लिए फंसा हर एक रुपया दरअसल वो रुपया है जो अगले हाईवे, अगली ट्रांसमिशन लाइन या अगले ऊर्जा प्रोजेक्ट में नहीं लग पा रहा है। PPP की जो पहली पीढ़ी का मकसद था वो ये था कि निजी पैसा जुटाना। दूसरी पीढ़ी का मकसद होना चाहिए वही पैसा बार बार नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए। जिस अर्थव्यवस्था को एक साथ निर्माण भी करना है, प्रदूषण भी घटाना है और अपना खर्च भी संभालना है, उसके लिए पैसा जुटाने जितना ही अहम है इस पैसे को घुमाते रहना। ये थे अरविंद मायराम के विचार। आप देख रहे हैं वैचारिकी, जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस में जो 2 पन्नों पर हमारे एडिटोरियल छपते हैं, अलग अलग विद्वानों के लेख छपते हैं, ओपिनियन छपते हैं, उनको आपके सामने हिंदी में लेकर आते हैं। आपका वैचारिकी पर क्या सुझाव है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है दीपक तेनगुरिया, कैमरे के पीछे है राज। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।